We are going to start with the first chapter, the Indian Constitution. So, primarily, the meaning of Indian Constitution. Constitution means a rule book. जो रूल बुक एक कंट्री फॉलो करती है या उसके सिटीजन्स को फॉलो करना पड़ता है उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर में पहला बनता है वो यही बनता है दैट व्हाई अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो सब ये सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट रूल्स, बट देयर इज मच मोर बियॉन्ड दैट. एंड व्हाट इज दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर. So the first point they're saying is that it lays out certain ideals that forms the basis of a country. Ideal का मतलब होता है any goal, any aspiration जो एक country अपने citizens को signify करती है या symbolize करना चाहती है कि तुम्हें इस direction में आगे बढ़ना है. जैसे कि picture से बहुत clearly समझ में आ रहा है, there should be equality, freedom, and there should be no gender biasness or any kind of discrimination. There should be secularism, all religions are equal. तो ये सारे गोल्स एस्पिरेशंस या फिर आइडियल्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं. एंड जैसे इंडिया में ये उनकी प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हमें सोवर्न होना है, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये सारा प्रैक्टिस करना है. Then second point is that it also tells about the fundamental nature of a country. Fundamental nature का मतलब होता है बेसिक हमारी कंट्री का सबसे मेन पिलर क्या होने वाला है. जैसे डिक्टेटरशिप होगी, डेमोक्रेसी होगी या मोनार्की. फ्रॉम द पिक्चर ओनली यू कैन मेक आउट के डिक्टेटरशिप का क्या मतलब होता है, वन मैन रूल. वो अपने हिसाब से कंट्री को रन करता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेस एंड एस्पिरेशंस. वेयर एज डेमोक्रेसी, नाउ लेट्स फर्स्ट कट द वर्ड डेमोक्रेसी इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज द डेमो. डेमो मींस पीपल एंड क्रेसी मींस रूल. जहां पे लोग रूल करते हैं उस वाली कंट्री को बोलते हैं डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्री. अब इंडिया के अंदर इट इज नॉट पॉसिबल दैट एवरी पर्सन विल गो टू द पार्लियामेंट एंड स्टार्ट मेकिंग लॉज फॉर देमसेल्व्स. ठीक है, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एंड सेकेंडली देर इज लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इन्वॉल्व इन दिस. तो हम क्या करते हैं, हम अपने बिहाफ पे लोगों को चुनते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव. एंड वो रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके पार्लियामेंट में हमारे लिए लॉज बनाते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट काम करती है. तभी इंडिया को बोलते हैं इट इज हैविंग अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि हम वोट जरूर कर रहे हैं बट थ्रू अ रिप्रेजेंटेटिव हम अपने आप को रूल कर रहे हैं. Then the third one, they are saying that constitution serves as a set of rules and principles. Constitution में सारे rules लिखे होते हैं और principle मतलब बहुत clearly mention होता है कि किस सरकार को किस टाइप का काम करना है, किस सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी. एंड देयर आर सो मेनी रूल्स, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, डीपीएसपी है, बहुत कुछ है जो कि आगे जाके चैप्टर में हम डिटेल में थोड़ा बहुत देखने वाले हैं. नेपाल, इसी के अंदर आपकी बुक में एक बड़ा शॉर्ट टॉपिक दे रखा है नेपाल की स्टोरी के ऊपर, और हम डिटेल में ज्यादा करेंगे भी नहीं बिकॉज यू जस्ट इन 8th स्टैंडर्ड. सो बिफोर दैट लेट अस सी द पोजीशनिंग ऑफ नेपाल इन द वर्ल्ड मैप. सो इट इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया एंड नेपाल इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री. आप देख सकते हो मेरा कर्सर अभी नेपाल के ऊपर है. इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री. इसका क्या मतलब होता है, दैट इट इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन द फोर साइड्स. इट मीन्स दैट इट हैज नो डायरेक्ट एक्सेस टू वाटर बॉडीज. दैट इज वाई नेपाल को थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड. अब चलो स्टोरी देखते हैं. They are saying that Nepal was a monarchy. This is just a rough idea of how the monarch used to look. ओके ये उनकी ड्रेस एंड ऑल होती थी. अब उसके बाद दे आर सेइंग दैट जो पहले द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल सबसे पहले 1990 में बनी थी और उसके अंदर मेंशन हो रखा था दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग. तो दैट मीन्स विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट इज, मोनार्की. मोनार्की का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर किंग या फिर उनके आने वाली जनरेशन ही पावर संभालेंगी. तो लेकिन कहते हैं पीपल वर नॉट हैप्पी फॉर विद दैट. सो पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट एंड फाइनली उन्होंने डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करी. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, डेमोक्रेसी क्या होता है, द वर्ड डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स रूल. तो इसका मतलब पीपल्स रूल. ऐसे ही क्या होता है, एक और वर्ड होता है जैसे ऑटोक्रेसी. ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, एंड क्रेसी मतलब रूल. तो जब सेल्फ रूल्स, समवन इज रूलिंग ऑन हिज ओन, तो दैट बिकम्स एन ऑटोक्रेसी. तो वो कहते हैं कि फाइनली क्या हुआ, उन्होंने किंग को हटा दिया और डेमोक्रेसी आ गई. अब उसके बाद क्या हुआ, उनको दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन लिखनी पड़ी. अब ये तुम खुद सोचो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखने लगी. बिकॉज मैंने ऊपर ही तुम्हें समझाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फंडामेंटल नेचर क्या होता है सोसाइटी का, ये मेंशन होना बहुत जरूरी है. तो पहले इसमें मोनार्की लिखा हुआ है, लेकिन अब तो कंट्री डेमोक्रेसी हो गई है ना, तो उनको इसलिए दोबारा से पूरी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करनी पड़ी सो दैट दे कैन एक्चुअली राइट
कि उसके दैट नाउ इन नेपाल इज अ डेमोक्रेसी। एंड प्लस उन्होंने आइडियल्स मेंशन करे कि कंट्री में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई पीपल ऑफ नेपाल फाइनली 2015 में दे मेड देयर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये पिक्चर मैंने बस इसलिए डाली है ताकि एक तो मैप देख लो नेपाल का, क्या होता है कि साथ साथ थोड़ी जीके भी कलेक्ट होती रहेगी, बिकॉज सोशल साइंस ऐसा ही सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा जनरल अवेयरनेस होती है। एंड इसका मैप नेपाल का बहुत यूनिक और ब्यूटीफुल है, तो यू शुड हैव अ लुक एट दिस। ओके, अब उसके बाद चलो हम नेपाल तो घुमाए, नेपाल का हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया। अब हम वापस अपने भारत में आते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत प्लेनली मेंशन कर रखा है कि राइट टू इक्वालिटी मिलेगा सबको। राइट टू इक्वालिटी का ये मतलब होता है दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। डिस्क्रिमिनेटेड क्या होता है? बुरा व्यवहार। किसी के साथ भी आप फेवर या फेवरिज्म नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। अब उन्होंने बोला है कि जरा अब हमें बात सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की करनी है, क्योंकि बेटा आप रहते इंडिया में हो और अगर आपको इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता तो नंबर वन फिर ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा। एंड नंबर टू है कि फिर आप औरों का जान के क्या करोगे जब आपको अपना ही नहीं पता, तो हाउ विल यू कंपेयर। ओके, आपको कैसे पता कि आप कितने लकी या अनलकी हो कि आप इंडिया के अंदर बॉर्न हुए हो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला हुआ है दैट जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल में नेशनलिस्ट थे उन्होंने दे डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम और प्लानिंग उन्होंने करी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और उन्होंने यही सोचा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। इसी से वो टॉपिक निकल के आता है रिजर्वेशन की। उन्होंने कोशिश करी है कि जनरली जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाए। अच्छा चलो देखते हैं किसने कब बनाया। कहते हैं कि ये किसी एक बंदे का काम नहीं था, कम से कम 300 बंदे इकट्ठे बैठे थे। हाँ, और इन सबकी टीम को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बन रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स वर प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, या व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रुप हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फिलअप आ सकता है। कब बना था वो ग्रुप? 1946 में। कितने टाइम पीरियड के लिए मिला था? तो फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। बुक में एग्जैक्टली प्रिसाइसली मेंशन नहीं किया हुआ, बट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 2 years 11 months and 17 days दे टुक दिस मच ऑफ टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। सोचो एक बुक बनाने में इतनी डिबेट हो गई। एंड ऑब्वियसली वो बुक तभी तो कहते हैं ना द फाइनेस्ट ऑफ ऑल बुक्स निकल के आई है। दिस इज द पिक्चर। पिक्टोरियल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ऐसे करके डिबेट्स होती थी, इतने दिन तक लोग आते थे और फिर हर एक मुद्दे पे डिसाइड करते थे और फिर सबसे बेस्ट उसका सॉल्यूशन निकालते थे। नेक्स्ट देखो, इट वॉज अ ह्यूज टास्क बिफोर देम। वाई? अब ह्यूज टास्क का मतलब क्या है कि भाई बड़ी सरदर्दी की बात थी, ये कोई मजाक नहीं था। क्यों मजाक नहीं था? एक एक करके रीजन देखते हैं। उन्होंने कहा एक तो इंडिया वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज, और वो डिफरेंट कम्युनिटीज की डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, वो डिफरेंट रिलीजन्स में थे, फिर उस रिलीजन के अंदर भी डिफरेंट कल्चर्स थे। तो ये सारे रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल था कि सबको एकोमोडेट किया जाए। Next point is that when the constitution was being written, India was going through a considerable turmoil. मैंने turmoil का मतलब डाल दिया है disturbance। ठीक है, और मेजर रीजन देखो यार, पार्टीशन थी तो ऑब्वियसली इधर उधर मार धाड़, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। क्या था उस टाइम पे? इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स उस वक्त थे। ये प्रिंसली स्टेट क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि उस टाइम पे छोटे छोटे राजाओं के किंगडम्स थे, जो कि और ब्रिटिशर्स ने बड़ा इजीली छोड़ दिया उन्हें। उनको ऑप्शन दिया, इधर यू मर्ज विद पाकिस्तान, इधर यू मर्ज विद इंडिया, और यू रिमेन इंडिपेंडेंट। उनको तो वो ऑप्शन देके चले गए। अब सिर्फ कहते हैं ना, पूरा दिक्कत किसको पड़ गई? इंडिया को पड़ गई, इंडिया की गवर्नमेंट को पड़ गई, क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा था कि इन प्रिंसली स्टेट्स को कैसे मनाया जाए। तो सबसे ज्यादा इशू किसने क्रिएट करा था? हैदराबाद के निजाम ने। आप जाओ गूगल करो उसको, मतलब क्लास में तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ ये सारी चीजें टॉपिक्स, लेकिन अभी तो मैं नहीं कर सकती वीडियो में। तो आप स्टोरी ऑफ हैदराबाद पढ़ो तो उसके अंदर कैसे हैदराबाद के निजाम को फाइनली इंडिया ने अपनी टेरिटरी के अंदर इन्वॉल्व किया, बिकॉज दे वर नॉट रेडी। वहां का निजाम रेडी ही नहीं था इंडिया का पार्ट होना। और फिर अच्छा, फिर वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना कि आपके बीच में कोई और इंडिपेंडेंटली रह रहा है। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि आपके घर में ड्राइंग रूम में कोई और नेबर्स रह रहे हैं, इस कमरे में आप रह रहे हो, तो आपके सारे जो भी आप बातें बातें करोगे या फिर आपको निकलना की जगह से पड़ेगा।
राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हीं के ड्राइंग रूम से बार बार परमिशन लेके निकलनी पड़ेगी, या फिर ये बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए हम बिल्कुल ये नहीं अलाउ कर सकते थे कि हमारे इंडिया के अंदर ही कोई इंडिपेंडेंटली रहे, या फिर वो चाहे कि मैं पाकिस्तान में, एंड मोर ओवर पाकिस्तान में वो जा नहीं रहा, वो कह रहा है पाकिस्तान के अंडर में रहूंगा यहीं पे ही, बस पाकिस्तान की होगी, तो वो मुश्किल हो जाता। देन नेक्स्ट देखो, दे वर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और उनका मेजर एम क्या था कि पॉवर्टी, गरीबी को हटाना इंडिया से। कैसे? थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब जो ये रिफॉर्म वर्ड होता है, ये पॉजिटिव वर्ड है, कोई अच्छा चेंज। और सोशियो मतलब होता है सोसाइटी, इकोनॉमिक आपके लिए मतलब है पैसा। तो वो कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहते थे जिसके थ्रू सोसाइटी में प्लस मनी के थ्रू बहुत अच्छे चेंजेस आए, और हमारी जो इंडिया की जो जनता है वो पॉवर्टी से बाहर आ पाए। देन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू टाइप के। नंबर वन फीचर देखते हैं, वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे वो कहते हैं एक ही गवर्नमेंट का लेवल नहीं है इंडिया के अंदर, तो थ्री लेवल्स है, सेंट्रल, स्टेट एंड पंचायती राज। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो पूरी इंडिया के इश्यूज जैसे डिफेंस, मनी, करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारे इश्यूज को सॉल्व करती है, या इनके पास वो पावर होती है। तो यहाँ पे पहले ऊपर ही देख लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट होती है जो पर्टिकुलरली स्टेट का काम संभालती है, जैसे पंजाब गवर्नमेंट या दिल्ली में आप गवर्नमेंट। ठीक है, इनका काम होता है यहाँ की पुलिस, एग्रीकल्चर को संभालना, इरिगेशन फैसिलिटी देखना। एंड नाउ लेट्स गो टू पंचायती राज। पंचायती राज का मतलब होता है गांव या फिर अर्बन, जैसे एमसीडी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ये गांव का जैसे कि पंचायत होती है, इनको कहते हैं लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है। तो इनके अपने अपनी अपनी इनकी पावर्स होती हैं, जिनको इनको काम बांटा गया होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट डॉक्टर अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन बड़ा इजी क्वेश्चन बन रहा है, दैट हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर आना चाहिए आपको। और इन्होंने खुद ही शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट सेफगार्ड्स बनाए थे, मतलब इन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि वो अच्छे से इनको पावर दे पाए शेड्यूल कास्ट को, ताकि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि ये खुद भी एक लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, और इन्होंने अपने बचपन में खुद बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन झेला हुआ था। तो दे डिड नॉट वांट, बिकॉज डॉक्टर अंबेडकर खुद भी एक लोअर बैकग्राउंड से थे, और इन्होंने अपने बचपन में ना बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन झेला हुआ था, तो वो नहीं चाहते थे कि ये चीज दूसरों के साथ रिपीट हो। एंड वो टीवी पे एक सीरियल भी तो आता है इनका, बहुत अच्छा आता है डॉक्टर अंबेडकर का, आई डोंट नो अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट वो वाली सीरीज ही बताया गया था कि हाउ डेडिकेटेडली ही यूज्ड टू स्टडी, बट थिंग्स वर नॉट इन हिज फेवर। बहुत मुश्किल से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई थी, because every time point of time he was being discriminated just because on the basis of his caste। ये सारा वही बताया हुआ है कि कौन सी गवर्नमेंट किस पे ऊपर पावर्स हैं, क्या डिसीजंस लेती है, कहाँ से उनको मनी मिलती है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लेना, मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, ये वाला ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर एवरी पर्सन हु इज 18 एंड 18 अबव विल बी गारंटेड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल क्या होता है? देखो, वर्ड वर्ड से समझो, इंग्लिश समझ गए तो मतलब पूरी एसएसटी समझ गए। यूनिवर्सल का मतलब होता है फॉर ऑल। एडल्ट का मतलब होता है 18 एंड 18 अबव। सफरेज का मतलब यहाँ पे है राइट। तो वो कहते हैं कि जो भी 18 और 18 प्लस का हो जाता है इंडिया में, इरिस्पेक्टिव लड़का है, लड़की है, कास्ट है, रिलीजन है, कुछ नहीं देखना, सबको हमने वोटिंग राइट गारंटीड कर रखा है। ओके, और फिर इससे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिर सबको पता होता है कि किस सरकार को चुनना चाहिए। ठीक है, और सरकार भी ध्यान रखती है कि हमें ये लोगों ने चुनना है तो हम अच्छे से काम करें। एंड हम ये भी चाहते थे कि कोई भी कास्ट, क्लास या जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना रहे। एंड हम ये चाहते हैं कि लोगों का एक डायरेक्ट रोल हो अपनी सरकार चुनने के लिए, प्लस वो कंटेस्ट भी कर सकें आफ्टर 25 प्लस पीपल कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन द इलेक्शन। अब आई थिंक बच्चों, आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, कंटेस्ट वर्ड क्या होता है? कंटेस्ट मतलब होता है खुद पार्टिसिपेट करना, मतलब मैं खुद ही इलेक्शन में खड़ी हो जाऊं कि हाँ मुझे वोट दो, तो उसको बोलते हैं कंटेस्ट इन इलेक्शन। एंड
एक और जो मेजर चीज होती है दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। अगेन मैंने अकाउंटेबल का मतलब लिख दिया है आंसरेबल। कल को सपोज योर प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ न्यू डिसीजन, तो उनको मीडिया में आकर वो चीज के लिए जवाब देना पड़ेगा, या आपका कोई एमपी एमएलए कोई भी डिसीजन लेता है तो ही इज आंसरेबल टू अस, क्योंकि हमने उसको चुना है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने फिफ्थ पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू मेजोरिटी। रूटीनली अवेलेबल का मतलब होता है जो बड़ी आम बात है, मतलब मेजोरिटी को कोई फैसिलिटी बड़ी रोज आराम से मिल रही है तो माइनॉरिटी को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में इक्वालिटी है। हम चलो फिर तुम्हारे लेवल पे जाते हैं, तुम्हारी क्लास में चलते हैं। क्लास में क्या है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी क्लास में 10 गर्ल्स हैं और 30 बॉयज हैं। अब पीटी वाले सर आते हैं और पीटी वाले सर बोलते हैं कि हाँ कौन सी गेम खेलनी है, तो बॉयज कहेंगे क्रिकेट। तो सर कहेंगे अच्छा चलो मेजोरिटी देखते हैं, तो ऑब्वियसली मान लो 25 लड़के भी क्रिकेट बोलते हैं तो उन्हीं की तरफ गेम चली जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम भी पीटी पीरियड हुआ तो सर ने फिर पूछा चलो रेज योर हैंड्स और देखते हैं कि कितने बच्चों को क्रिकेट खेलना है, फिर अगेन मेजोरिटी ले जाएगी क्योंकि मेजोरिटी उस क्लास में है ही बॉयज। तो दिस इज रॉन्ग कम्प्लीटली, क्योंकि कभी ना कभी तो पीटी पीरियड में आपको गर्ल्स के पसंद की भी गेम खिलानी पड़ेगी उनको, चाहे बास्केटबॉल खिलाओ, बैडमिंटन खिलाओ, या अगर इफ दे विश टू प्ले क्रिकेट ओनली वही खिला दो, लेकिन उनका भी विश पूछना और उसको पूरा करना जरूरी है। तो उन्होंने ये बात इंश्योर करी है कि माइनॉरिटीज को भी वो सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो कि रूटीनली मेजोरिटी को मिलते हैं। एंड दिस इज टू टाइप्स ऑफ डोमिनेशन। जनरली बेटा यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा पेपर के अंदर, और आजकल तो वैसे ही एमसीक्यूज आएंगे पेपर में, तो यहाँ ध्यान देना। वन इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। इंटर कम्युनिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज डोमिनेटिंग गर्ल्स और वाइस वर्सा। ओके, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं जैसे कि 8A डोमिनेटिंग 8B, तो ये एक कम्युनिटी होगी, एक एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया। अब व्हाट इज इंट्रा कम्युनिटी? इंट्रा कम्युनिटी का मतलब है क्लास के अंदर जाओ। कभी कभार क्या होता है एक ही कम्युनिटी के अंदर ही लोग आपस में एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं। जैसे अगर आप 8A में जाओगे तो हो सकता है एक गैंग है वो दूसरों को डोमिनेट कर रहा हो, या फिर बॉयज डोमिनेटिंग गर्ल्स, या फिर हम हिंदू सोसाइटी में आए तो अपर कास्ट डोमिनेटिंग लोअर कास्ट पीपल। दिस इज कॉल्ड इंट्रा कम्युनिटी। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, इंटर कम्युनिटी एंड इंट्रा कम्युनिटी। नाउ सिक्स्थ वन, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन बताता है? ये सबसे हैरान करने वाली बात है कि एक रीजन व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। अब यहाँ पे इसका मतलब ये बात होता है, जैसे जनरली हम बोलते हैं कि गुस्से में कोई भी डिसीजन मत लो, ठीक है, आप पैनिक होके कुछ भी सोचा मत करो या बोला मत करो। तो पर ये बड़ा ह्यूमन नेचर है कि हम जब वरिड होते हैं या गुस्सा होते हैं तो हम कुछ भी बात या डिसीजन ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे ही हो सकता है कि कभी कभार कंट्री के लोगों को ना समझ में आए, वो पैनिक होके कुछ भी डिसाइड कर ले। जैसे उस टाइम पे याद है जर्मनी में जब बहुत ज्यादा ग्रेट डिप्रेशन भी हो गया था, हाइपर इन्फ्लेशन भी हो गया था, तो वहां के लोग बहुत ज्यादा पैनिक्ड हो गए थे और डिप्रेस्ड हो गए थे। तो ऐसी सिनेरियो में हिटलर की एंट्री होती है और हिटलर उनको प्रॉमिस करता है कि मुझे बनाओ, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो लोग उसको जिता देते हैं एंड फिर इवेंचुअली क्या होता है, वो सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है एंड ही बिकम्स द डिक्टेटर। और फिर तो किस्सा खत्म होने वाला ही नहीं है, फिर जर्मनी का तो अलग ही स्टोरी है, वो 9th क्लास में देखेंगे। तो कभी कभार क्या होता है लोग सिटीजन्स खुद भी गलती कर सकते हैं, उनको मे बी नॉलेज ना हो या अनजाने में कर दे, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी प्रोसीजर होता है कि लोगों को खुद की गलतियों से ही बचाना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको बहुत मुश्किल से ही आप बदल सकते हो। जैसे इंडिया के अंदर आप डेमोक्रेटिक सेटअप तो बदल ही नहीं सकते अनटिल ऐसा 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 नहीं करोगे, और वो जो ऐसा 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 है वो बहुत मुश्किल है करना, राइट? तो बुरा व्यवहार, किसी के साथ भी आप फेवर या फेवरिज्म नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन, ओके, हाउ मेनी रिलीजन्स आर देयर इन इंडिया? देयर आर 7 रिलीजन्स इन इंडिया। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना है। देन रेस क्या होता है? रेस मतलब होता है स्किन कलर। जैसे साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी तो दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। कास्ट सबको पता है, कास्ट में वैसे भी हिंदू धर्म के अंदर 4 कास्ट सिस्टम वाज देयर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्रास। तो लोअर कास्ट एससी एसटीज के साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। मैं कोई पर्टिकुलरली मेंशन नहीं कर रही हूँ बट मैं ओवरऑल एक स्टेटमेंट बता रही हूँ।
And then gender, obviously female and male gender biasness is there, stereotyping is there कि लड़कियां ये नहीं कर सकती या लड़के इस चीज में ज्यादा अच्छे होते हैं. एंड प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि ये इसको बिलोंग करता है, ये तो है ही ऐसे, ये इस जगह से आए, ये है ही ऐसे. मैं अगेन मेंशन नहीं करना चाहती हूँ वो नाम. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो. एंड इवन इफ आप दिल्ली में रह रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लेस आपकी ही हो गई है, because every citizen has a freedom to move anywhere in India and reside anywhere in India. Exceptions are there, वो हम बाद में डिटेल देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपके लेवल के लिए इतना बहुत है. Now look at this. दिस इज द प्रियम्बल ऑफ इंडिया. प्रियम्बल ऑफ इंडिया में बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा है दैट इंडिया इज अ सोवर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सोवर्न मतलब होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट, नो कंट्री कैन टेल अस व्हाट टू डू. एंड नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक, ऑब्वियसली डेमोक्रेसी, पीपल्स रूल. रिपब्लिक का मतलब होता है जिसका हेड इलेक्टेड होता है. देन देयर इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, सबको मिलजुल के रहना है. और ये सारी चीजें हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन ऑलरेडी है. राइट, तो एक ये हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या बताता है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूजेस इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल ग्रुप. तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई डोमिनेंट ग्रुप है और वो दूसरे लेस डोमिनेंट ग्रुप को कुछ भी अपनी मनमानी करता रहे. फॉर एग्जाम्पल चलो तुम्हारे लेवल पे आते हैं. तुम्हारी क्लास में सपोज तुम्हारा ग्रुप या ऐसा हमेशा एक क्लास का एक गैंग होता है जो कि डोमिनेट बहुत करता है दूसरे बच्चों को. they start bullying or they start making fun of them, which is, should not be the case. Okay, it is not allowed in India. डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता. एंड अगर आप उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो तो उससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको फिर पता ही नहीं है कि इंडिया में क्या आइडियल्स है. तो दिस इज नॉट अलाउड इन इंडिया. देन अच्छा, इसके अंदर आप वो टॉपिक भी ला सकते हो, मेल्स डोमिनेटिंग फीमेल्स, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल. तो इन सोशल साइंस तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ इश्यूज व्हिच कैन बी डिबेटेड अपॉन, लेकिन लेट्स स्टिक टू योर एनसीईआरटी राइट नाउ. अब उसके बाद उन्होंने फिफ्थ पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड. के नेक्स्ट देखते हैं. सेपरेशन ऑफ पावर्स. उन्होंने बोला इंडिया के अंदर सारी पावर्स को सेपरेट कर दिया है मेजरली थ्री ब्लॉक्स के अंदर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये एल से लेजिस्लेचर है और एल से लॉ मेकिंग होता है. दिस इज दैट बॉडी विच मेक्स लॉज फॉर द कंट्री, दैट बेसिकली रेफर्स टू पार्लियामेंट. ये देखो, दिस इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे जो एमपीज होते हैं विच आर कॉल्ड एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दे मेक द लॉज फॉर द कंट्री. द नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना. वो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि रिस्पॉन्सिबल है सारे लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए. ओके, एंड इसी के अंदर आपकी आईएएस ऑफिसर्स या जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो इसी टीम का पार्ट होते हैं. Then last one is judiciary. It refers to the system of courts. This is the Supreme Court of India, the apex. Apex मतलब होता है the top court of India, which is situated in New Delhi. तो दिस इज सेपरेशन ऑफ पार्ट्स. अच्छा, इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है आपको? क्वेश्चन इसके अंदर ये आ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, और तीन चार ऑप्शन आ सकते हैं. यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन, करेक्ट एमसीक्यू इन दैट. ठीक है, या फिर ट्रू फॉल्स आ सकता है. मान लो आपकी टीचर ही आपको गलत दे सकती है कि जुडिशरी तो लुक्स आफ्टर द लॉ मेकिंग बॉडी, तो आपको बताना है वो ट्रू है कि फॉल्स है. या फिर ये आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स दैट separation of powers or powers are separated in India. अगेन आंसर आना चाहिए एल, लेजिस्लेचर. कैसे याद करना है? लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी. फिर होती है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मतलब जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करे, द ग्रुप ऑफ मेंबर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ. एंड देन थर्ड वन इज जुडिशरी, वो दोज हु आर सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री. राइट, और अगर इसको और डिटेल में लिखना है तो लिख देना हु डिसाइड्स व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एंड गिव्स पनिशमेंट अकॉर्डिंगली. लॉ में हु इज द टेक केयर ऑफ द कंट्री, जुडिशियल टेक केयर. ओके, अब इन्होंने बोला कि इनकी आपस में लड़ाई ना हो या फिर ये मिसयूज ना कर पाए अपनी पावर का, तो हमने इन तीनों को अलग अलग अपना एरिया दे दिया कि तुम ये संभालो, तुम वो संभालो. एंड प्लस हमने एक और चीज मेक श्योर करी है कि ईच ऑर्गन चेक्स ईच अदर. मतलब ऐसा होता है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और वो लॉ ठीक नहीं लग रहा लोगों को, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वो उस लॉ को रिव्यू करता है
और इसी वर्ड को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो वो लॉ रिव्यू करते हैं, अगर उनको नहीं ठीक लगता तो वो उसको हटा देते हैं, या फिर उनको लगता है कि ठीक है बट कुछ गलती कर रहे हैं तो दे कैन सजेस्ट अ चेंज फॉर दैट। तो ये दिस इज द वे दैट दे कीप अ क्रॉस चेक। एंड सिमिलरली क्या होता है, जैसे जो मिनिस्टर्स होते हैं विच कम्स अंडर द टीम ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो वो क्या काम कर रहे हैं, दे आर अकाउंटेबल या आंसरेबल इन द पार्लियामेंट। तभी एक आर होता है ना, क्वेश्चन आर, सबसे पहला एक क्वेश्चन आर चलता है जिसके अंदर बाकी सारे एमपीज उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये काम ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और उनको आंसर देना पड़ता है, उनको आंसर देना पड़ता है। तो दिस इज द वे दैट three of them keeps a check on each other. Now next topic, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट मतलब आपके अधिकार, आपको क्या क्या मिल रखा है। इसमें ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट दे आर नोन एज द कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंसाइंस पता नहीं क्या वर्ड था, इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, वो आप चेक कर लेना गूगल पे। तो फॉर नाउ आई एम सेइंग इट कंसाइंस, राइट। तो कंसाइंस का मतलब होता है द सोल, आत्मा। कहते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बढ़िया जो पार्ट है ना वो फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से हमारे सिटीजन्स को बचा के रखा हुआ है अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। आर्बिट्ररी का मतलब होता है विदाउट लॉजिक, कंफ्यूज्ड, कि ये ना हो कि कल को आपकी सरकार कुछ भी आपके ऊपर फैसला सुना दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिटीजन्स को प्रोटेक्शन मिल रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड आपको राइट्स मिल रखे हैं स्टेट के खिलाफ भी और दूसरे लोगों के खिलाफ भी। स्टेट का क्या मतलब है यहाँ पे, सरकार। ठीक है, कल को ये भी नहीं हो सकता कि कोई ऐसे ही बस पुलिस वाले आए और आप पढ़ के ले जाए। पुलिस की भी पूरी गाइडलाइंस है, फॉर एग्जांपल डीके बासु गाइडलाइंस, कि ऐसा अरेस्ट वारंट होना चाहिए, then you should be presented in front of the magistrate within 24 hours, then your relatives or should be family members should be informed within 6 to 8 hours, और आई थिंक 8 to 12 आवर्स, ऐसा करके कुछ गाइडलाइंस है कि पुलिस भी आपके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकती, कि मिसयूज कुछ भी कर लेके वो पुलिस है तो। ओके, और फिर फीमेल और बच्चों के लिए तो और भी ज्यादा सख्ती है कि पुलिस ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। एंड अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा बहुत आसानी से, दैट विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स, विच पार्ट प्रोटेक्ट्स द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो आंसर इज फंडामेंटल राइट्स। एंड अब और देखते हैं इसकी एक एक लाइन को ढंग से पढ़ना, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर जनरली ट्रू फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन घूम सकते हैं एसएसटी के अंदर। ये मत सोचना बहुत डायरेक्ट पेपर आने वाला है। देन दे आर सेइंग कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजोरिटी। मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि राइट माइनॉरिटी को भी फुल प्रोटेक्शन दी गई है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, यस, डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स का मेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन कारण, दो कारण है। सबसे पहला कारण है, सॉरी कारण नहीं कह सकते, एम क्या है उनका। नंबर वन, एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स। क्लेम का मतलब है उसको अवेल कर पाना। ये राइट सबके लिए है, किसी भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकती कि इसको ये राइट मिलेगा और उसको नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा ये राइट। दूसरी बात ये है, दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉज। कहते हैं जितने भी अथॉरिटी है, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई मिनिस्टर है, कोई एमपी है, सबके ऊपर ये राइट्स वो क्लेम भी कर सकते हैं, उनको भी मिलेंगे ये राइट्स, प्लस उन पे लागू होगा कि इस राइट्स को मेंटेन करके रखना है बाकी सिटीजन्स के लिए, वो मिसयूज नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, व्हाट आर द टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये डायरेक्ट लर्न करना है। एंड एमसीक्यूज में आपको ट्रू फॉल्स आ सकता है कि सेलेक्ट द वन विच वाज द ऑब्जेक्टिव बाय गिवन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो आपको ये आना चाहिए।